नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष है आज कि भारत अभी भी पाम निर्भर है। क्या है पाम? पाम ऑयल जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, वो कई जगहों से आता है और खाने पीने से लेकर नहाने धोने सबकी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत अभी भी पाम ऑयल पर बाहरी देशों से, ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से निर्भर है। मैं हूँ वीर शमोहन। लेकिन अगर पाम पे निर्भरता उत्कर्ष अगर इतनी ज़्यादा होगी तो इसका क्या असर होगा? क्या होगा इकोनॉमी पे असर? सिर्फ कमोडिटी नहीं, पूरी इकोनॉमी पे और इक्विटी मार्केट पर क्या होगा असर? सबसे पहले देख लेते हैं उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट। पूरे दिन जिस खबर से शेयर बाजार और कंपनियों की धड़कनें बढ़ी रहीं, दोपहर बाद ये खबर आई कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को एक्सपोर्ट बैन की लिस्ट से हटा लिया है। तब जाकर इससे जुड़ी कंपनियों को राहत की सांस आई। पहले खबर आई थी कि इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से भारत को पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है। इस खबर से गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, HUL जैसी कंपनियां फिसलती चली गईं। अब सवाल उठता है कि इंडोनेशिया के पाम ऑयल के बैन की खबर से भारत में इतनी हलचल क्यों मची? दरअसल इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश है और दूसरे नंबर पर है मलेशिया। भारत सालाना करीब 80 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। इसमें 62% इंपोर्ट इंडोनेशिया, 25% मलेशिया से और बाकी 13% अन्य देशों से होता है। इस 80 लाख टन पाम ऑयल में से 40% तो खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। बाकी 60% दूसरे रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, जैसे डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, शैम्पू, साबुन, नूडल्स, चॉकलेट, बिस्किट और दूसरे प्रोडक्ट्स। अगर पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन हो जाता तो इन सभी उत्पादों के दाम बढ़ जाते। हालांकि रुचि सोया को भरोसा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है सप्लाई करने के लिए और मेरे को लगता नहीं कि एक शॉर्ट टर्म में कोई इमीडिएट मेजर रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सप्लाई चेन काफ़ी एक्सटेंडेड रहती है और उसमें शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक रुचि सोया की स्थिति है कि हमारे सामने ऐसा कोई सप्लाई चेन का ना तो शॉर्टेज है, ना हमारे पास ऑयल की कोई वो है और हम लोग बराबर मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। पूरा कार्य उस तरीके से चल भी। सवाल ये भी उठता है कि पाम ऑयल या दूसरे ऑयल्स को लेकर भारत की दूसरे देशों में इतनी ज्यादा निर्भरता क्यों है? आखिर क्यों भारत इंडोनेशिया या मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने पर मजबूर है? क्या भारत खुद पाम ऑयल पैदा नहीं कर सकता या दूसरे देशों से पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं कर सकता? दरअसल पाम ऑयल का उत्पादन इतना आसान नहीं होता। भारत ने कभी पाम ऑयल उत्पादन पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया। पाम ऑयल की तैयारी में 5 से 10 साल का वक्त लगता है। देश में किसान इतना लंबे वक्त तक फसल का इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि भारत में पाम ऑयल के उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी पैदावार बढ़ने में काफी वक्त लगेगा। रही बात दूसरे देशों से इंपोर्ट की, तो पाम ऑयल इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया जैसे देशों में भी है, लेकिन इनका उत्पादन साइज भारत की खपत को पूरा नहीं कर सकता। जबकि अकेले मलेशिया और इंडोनेशिया मिलकर दुनिया का 84% उत्पादन करते हैं। एक बात और है कि पाम ऑयल सस्ता विकल्प है, इसलिए भारत इसका इंपोर्ट करता है। दुनिया के नक्शे पर शिपमेंट के लिहाज से भी भारत का इन दोनों देशों से इंपोर्ट आसान है। तो भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें खाने के तेल के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे सरसों, सनफ्लावर, सोयाबीन और मूंगफली के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ गैर पारंपरिक तेल जैसे राइस ब्रान ऑयल के उत्पादन पर भी फोकस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक उत्पाद के लिए किसी एक या दो देश पर निर्भरता महंगाई के मोर्चे पर घातक साबित हो सकती है। भले ही आज इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन हटा लिया, लेकिन आगे जाकर बैन लगे तो मुश्किलें फिर से खड़ी हो सकती हैं। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मयंक शाह जो कि हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं पार्ले प्रोडक्ट्स के, वो जुड़ गए हैं। अतुल चतुर्वेदी जो प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के, वो जुड़ गए हैं। लेकिन विश्वमोहन, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा, जरा हमें समझाइए कि पाम ऑयल चीज़ क्या है, क्योंकि हमको तो अक्सर जब दाम बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि भाई अब आप नहाते भी हैं तो भी पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, बाल भी धोते हैं तब भी पाम ऑयल इस्तेमाल होता है और समोसे कचौरी भी खाते हैं तब भी इस्तेमाल होता है। ये है क्या चीज़, कहाँ बनती है, कितनी निर्भरता है, थोड़ा हमें भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल, अगर पाम तेल की अगर बात करें तो पाम तेल एक खाने का ही तेल समझ लीजिए, लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट्स कई ऐसी चीज़ें होती चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या फिर FMCG, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजिंग फूड्स वगैरह में भी उसके इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पाम तेल सस्ता तेल है खाने के बाकी तेलों के विकल्प के मुकाबले, इसलिए भारत एक बड़ा
कंज्यूमर मार्केट है, इस वजह से यहाँ पर हम पाम तेल पर ज़्यादा निर्भर है। और पाम तेल का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में यानी 58%, 58% अकेले इंडोनेशिया उत्पादन करता है, 26% उत्पादन मलेशिया में होता है। यानी ये दो देश है जो दुनिया के मेजर देश है और उस पर हमारी निर्भरता है। और हम सबसे ज़्यादा पाम तेल का जो इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया से करते हैं। और अगर इंडोनेशिया अगर एक्सपोर्ट पर बैन करता, इसे जारी रखता, तो एक बड़ा असर होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सनफ्लावर ऑयल है उसका इंपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि ब्लैक सी के जरिए हम इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। और उसका दूसरा असर ये होता है कि इतने बड़े, जब हम सबसे बड़े कंज्यूमर है पाम तेल के और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर है पाम तेल के, अगर यहाँ पर अगर पाम तेल का इंपोर्ट कम हो जाए तो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा असर होता। तो इसलिए पाम तेल की अहमियत हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दें कि टोटल जो पूरी दुनिया में जो पाम तेल का जो खपत है 17% अकेले इंडोनेशिया करता है और 14% भारत करता है, 10% चाइना तीसरे नंबर, यानी चीन से भी ज़्यादा पाम तेल का खपत हिंदुस्तान में होता है। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और ऐसे में तो रातों रात हमारी सरकार की नींद उड़ जाती है अगर इसको कंटिन्यू किया जाता। लेकिन दूसरी बात ये भी है, क्योंकि इंडोनेशिया एक बड़ा उत्पादक देश है और करीब करीब 20 लाख टन हर महीने वो उत्पादन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में। अगर और उनकी जो खुद की खपत है वो 17% के आसपास ही है, तो अगर खपत को बढ़ा भी लेंगे तो कितना बढ़ाएंगे, तो 15 दिन 20 दिन के बाद उनके पास इतनी ओवर सप्लाई होती, इतना बड़ा गलट होता कि उनके रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। तो ऐसे में उनके पास मजबूरी थी, हालांकि अभी रमजान का महीना था तो एक डोमेस्टिक लेवल पे प्रेशर रहा होगा कि दाम कुछ कम हो जाए, लेकिन उनके लिए मजबूरी है कि क्रूड पाम तेल का कम से कम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हो सके। जी मयंक सर, आपके पास आना चाहूँगा। विश्वमोहन ने जैसे हमें बताया कि अगर एक्सपोर्ट चल जाता 11 दिन और तो काफ़ी दिक्कत हो जाती और सरकारों की नींद उड़ जाती। आपको भी कितना फ़र्क पड़ता? सुबह जब ये खबर आई कि ऐसा होगा, तब से लेके जब क्लैरिफिकेशन आया कि क्रूड पाम ऑयल में ये बैन नहीं लगा, कितना रिलीफ मिला आपको? नहीं, काफी रिलीफ है। इनफैक्ट जो ये एक्सप्लेनेशन आया है, क्लैरिफिकेशन आया है, तो बिकॉज ऑफ द क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो बोला हुआ है वहां पर सीपीओ मतलब क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी ऑयल, ये दोनों उन्होंने ये बैन से बाहर रखा हुआ है। और यही दो मेजर चीजें हैं जो इंपोर्ट होती है भारत में वहां से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट if we are talking about the impact एकदम insignificant या नहीं के बराबर है। So that's a very good news for not just food industry but entire FMCG industry। जैसे आपने सही बताया कि सोप्स, शैम्पूज हर जगह पर ये यूज होता है, तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है। ओके अतुल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जिस तरह से खबरें वीकेंड पे आई फ्राइडे शाम को, तो पूरे मार्केट में खलबली मच गई कि कितना बड़ा इंपैक्ट होगा भारत जैसे मार्केट में। लेकिन अतुल जी, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है हमारे लिए, खास करके इंडियन मार्केट के लिए, कि क्या अब लग रहा है आपको कि खाने के तेल दाम आगे यहाँ से कम होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, वो कहावत है ना यूपी में, खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो आज सुबह आप देखिए बाजारों के क्या हाल थे, ऑलमोस्ट 8 से 10% बाजार तेज हो गए थे। और ये खबर आने के बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन, और उससे जो सुबह खुले थे बाजार उससे भी नीचे हो गए। ये जो खबर थी, मैं समझता हूं उनकी खुद की जो तकलीफें थी विद इन इंडोनेशिया उससे ज्यादा रिलेटेड थी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा बहुत प्रेशर डेफिनेटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट के ऊपर रहा होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा बुरी खबर थी अगर वो बैन हो जाता। तो आज सुबह से आप लोग ये कवर कर भी रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए कितनी तकलीफें हो सकती हैं। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और अकल आई, देर आई सबेर आई। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत अच्छी हुई है कि अभी भी इंडोनेशिया से पामोलिन का एक्सपोर्ट पे बैन जो अपने को खबर मिल रही है उसके हिसाब से है। तो ये खबर अपने यहाँ की हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए ये अच्छी है। और क्रूड ऑयल ज्यादा आएगा, बीच में रिफाइंड पामोलिन आने लग गया था ना, ये अपने यहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ दे रहा था, और वो उन लोगों ने अब उसके ऊपर बैन ही लगा दिया। तो बेहतर है हिंदुस्तान के लिए, तो ये अच्छी खबर है।
मयंक सर, अब सवाल ये आ जाता है, तो हम शुरुआत से कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा निर्भरता एक देश से क्यों, और जो पाम ऑयल की निर्भरता है, एक तो है कि एक देश से क्यों, इंडोनेशिया मलेशिया से क्यों इतनी, और उसके बाद अब हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा टॉप बैंड भी चल रहा था कि आत्मनिर्भर की जगह अब क्या पाम निर्भर होने की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली होने की जरूरत है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया, जैसे आपने सही बताया, दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स, तो उन पे निर्भरता रहेगी इन शॉर्ट टर्म। बट अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, हम करंट जो सरकार है उसकी बात करें, आई थिंक दे हैव टेकन सम वेरी गुड स्टेप्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ बहुत अच्छे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। पर क्योंकि ये सब चीजों को वक्त लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होता है। You have to cultivate that habit in people. You have to put in your efforts to ensure के उतना acreage ज़्यादा हो। ये सब चीज़ों जैसे oil seeds, they are motivating farmers to grow more oil seeds. और जैसे आपने बताया कि it's not just about सरसों या सोया ऑयल, it's also about मूंगफली, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल भी चलता है अपने यहाँ पर, कॉटन सीड ऑयल भी चलता है। तो ये सब जिसे हम ऑयल सीड्स कहते हैं, वो उसका भी जो है सोइंग बढ़ाने की बात चल रही है और गवर्नमेंट उसको एनकरेज कर रही है। सो नेट इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी द आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स गोइंग अप, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, अपना जो अपनी निर्भरता है जो इंपोर्ट्स पे, वो कम होगी। एंड आई थिंक दिस इज, ये बहुत पहले करना चाहिए था, पहले की सरकारों को करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं था, बट करंटली द गवर्नमेंट इज डूइंग इट, दे आर पुटिंग इन देयर लेवल बेस्ट एफर्ट्स, एंड होपफुली नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम कुछ कुछ और सालों में हम देखेंगे कि अपनी जो निर्भरता इंपोर्ट्स पे है वो अच्छी खासी कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ओके, चलिए मयंक जी, मेरा अब आपसे सवाल एक ये होगा कि अगर इंपोर्ट पे निर्भरता अगर ज़्यादा अगर इस तरह से ही रही, तो कितना मार्जिन पर कितना असर होता है आप जैसी एफएमसीजी कंपनियों पर? अगर हमारी इंपोर्ट पे निर्भरता रही तो उसका मार्जिन पे काफी असर होता है अगर भाव बढ़ रहा है। सी, इंपोर्ट पे निर्भरता होना अच्छा भी है बुरा भी है। इन सर्टन टाइम्स, जैसे मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी है, सनफ्लावर ऑयल के भाव भी बढ़े हुए जिसकी वजह से, और टोटल फूड बास्केट, अगर मैं हर कोई कुकिंग मीडियम ऑयल की बात करूँ तो भाव बढ़े हुए, तो वहां पर ये बराबर नहीं होता। बट देयर आर टाइम्स जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, अगर ग्लोबली उस चीज का भाव नीचे जा रहा है तो देन इट्स गुड। सो इट्स नॉट अबाउट सो मच अबाउट इंपोर्ट डिपेंडेंस, इट्स मोर अबाउट इंश्योरिंग सप्लाई, कि आपको जो भाव पे चाहिए उस भाव पे रेगुलरली मिलते रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से, जैसे आपने अभी बताया कि आई थिंक वी शुड वर्क मोर टुवर्ड्स बीइंग आत्मनिर्भर, कि हमें खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, हमें अपना खुद का सोर्स तैयार करना है, ऑयल सीड कल्टीवेशन बढ़ाना है, जो कि करंट गवर्नमेंट कर रही है। एंड आई थिंक वी शुड एक्सपीडिट दैट प्रोसेस so that in coming few years we reduce our dependence on imports considerably. अब अतुल जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर मई महीने की हम कई सारे ऐसे एक्सपर्ट से आज बात कर रहे थे, दोराब मिस्त्री जाने माने ऑयल एक्सपर्ट है, और उनका भी कहना था कि मई महीने से खाने के तेल के दाम धीरे धीरे कम होंगे। क्या आपको भी लग रहा है? क्योंकि हमें अभी तक दोहरी अच्छी खबर मिली। एक खबर ये है कि एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया गया था, जो 28 अप्रैल से लगने वाला था, वो उसे वापस ले लिया गया है इंडोनेशिया की तरफ से। दूसरी खबर ये है कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, पैकेज प्रोडक्ट है, उस पे बैन जारी रखा है। वो हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, हमारी जो घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर खुद क्रूड पाम तेल मंगवा कर यहाँ पे रिफाइन कर पाएंगे। ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले समय में अब खाने के तेल की कीमतों में नरमी धीरे धीरे आएगी? थोड़ा बहुत देखिए, मई महीने से वैसे भी कम होने चालू होने चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर कंजम्पशन डेफिनेटली एडिबल ऑयल्स का कम होता है। पर एक चीज जो थोड़ी समझने वाली, अभी मैं आपकी और लोगों से चर्चा सुन रहा था कि कमोडिटी वर्ल्ड वाइड सब अंडर प्रेशर आ गई हैं, और दूसरा एक और चीज जो फैक्टर अपने को वॉच करने वाला रहेगा, वो रहेगा कि यूएस डॉलर का क्या हालचाल रहता है। अगर यूएस डॉलर मजबूत होता है
और रुपया कमजोर होता है तो अपनी इंपोर्ट पैरिटीज थोड़ी बढ़ेंगी। तो ये बाजारों को ज्यादा नरम करने के लिए सही नहीं है, बट ओवरऑल डिमांड अब धीरे धीरे घटेगी गर्मियों के मौसम में। मैं समझता हूँ थोड़ा राहत तो मिलेगी कंज्यूमर्स को। इसलिए मयंक सर, अतुल जी कह रहे हैं कि पाम ऑयल के दाम धीमे धीमे करके कम होंगे। आम आदमी तो एक ही बात पूछ रहा है, हर चीज़ के दाम कब कम हो, क्या थोड़ी महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा नीचे गिरेगा? क्योंकि आम आदमी तो अब यही पूछ रहा है कि किसी रॉ मटेरियल किसी के भी दाम कम हो, हमारी जेब पे असर अब कब पड़ेगा? नहीं, फिलहाल जैसे आज की ये जो खबर आई है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट होगा। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स को उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये जो 2-3 दिन से काफी इस बात को लेके लोग चिंतित थे, कंपनीज चिंतित थी और कंज्यूमर्स भी चिंतित थे कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो थैंकफुली अभी नहीं होगा जिस तरह से लोग सोच रहे थे। But you know, as my co-panelist was suggesting, if you look at the commodity cycle currently, it's on a high. तो and food inflation is also है, तो थोड़े बहुत दाम हर चीज के बढ़े हुए हैं. That I think is going to be part of life, वो रहने वाला है. उसमें मेरे हिसाब से we're not really seeing things going down from there. But हाँ, आगे चल के at least in near future we are not expecting any significant impact on prices or costs. ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी बैन की बात हुई, क्या मतलब था और क्या मकसद? जैसे अभी भी कुछ चीज़ों में बैन तो लगा हुआ है, क्या मकसद था इसके पीछे इंडोनेशिया का? ये एकदम से हमें तो झटका सा ही लगा, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते नहीं, लेकिन आप जो है वो लगातार कमोडिटीज़ को फॉलो करते हैं। क्या रीज़न रहा इसके पीछे? देखिए उत्कर्ष, पिछले एक साल में आप देखें तो खाने के तेल के दाम ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 50% बढ़ गए हैं। पाम तेल सबसे ज़्यादा अब लीड कर रहा है। तो इसके पीछे बड़ी वजह तो एक ये थी कि यहाँ पर कोरोना के बाद से लगातार सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम हो रही थी और कई सारे ऐसे देश हैं जो बफर स्टॉक बनाने लगे हैं एग्री प्रोडक्ट्स को। इस वजह से डिमांड भी बेहतर हो रही है। तीसरी बात, जब यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध जब 24 फरवरी को शुरू हुआ, उसके बाद से ब्लैक सी के मार्केट से, ब्लैक सी के जरिए पूरे एक्सपोर्ट का काम बंद हो चुका है। फ्रेट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, कंटेनर की दिक्कतें हैं। इन सब तमाम वजहों से लगातार खाने के तेल के दाम ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऐसे में उसका असर अब इंडोनेशिया के घरेलू बाजार पर भी हो रहा था। इसके बाद अब रमजान जैसा महीना आ गया, उसके बाद जब घरेलू बाजार में दाम बढ़ने शुरू हुए तो उन्हें डर लगा, पॉलिटिकल प्रेशर था, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन करने का फैसला किया। लेकिन बाद में देखा कि उन्होंने इसके आगे और क्या असर हो सकता है, दूरगामी असर पर जब इनकी नज़र पड़ी तब इन्होंने सोचा कि नहीं, इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि एक तो जो हमारे बड़े कंज्यूमर्स हैं उनसे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, साथ ही हमारा जो सप्लाई गलत होगा। अगर बाद में उन्होंने लेने से मना कर दिया फिर क्या होगा, तो स्थिति और बिगड़ेगी। तो इन्होंने संभालने की कोशिश की है और एक बैलेंस रुख बनाने की कोशिश की गई। क्या ये झटका थोड़ा सा एक वेकअप कॉल की तरह भी हमें आना चाहिए कि भाई अब कहीं कोई पर्सनल दिक्कत है, श्रीलंका के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के हाल ख़राब है, और अब है ना ग्लोबली जिस तरह से हालात आगे पीछे हो रहे हैं, क्या एक वेकअप कॉल है कि जैसे कि मयंक सर ने कहा, आपने बताया कि हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ी सी स्पीड डबल करनी चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत ही अहम सवाल उत्कर्ष है, क्योंकि कई सालों से कोशिश हो रही है कि कैसे खाने के तेल का उत्पादन अपने घरेलू बाजार में बढ़ाया जाए, क्योंकि हम 55 से 60% सालाना खाने के तेल का इंपोर्ट करते हैं। और ये एक चेतावनी वाली बात है। इस बार अगर जो ये चेतावनी देखे गया, अगर ऐसा होगा तो किस तरह से असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली सरकार की नींद उड़ाने वाली ये बात है और आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें तेजी लाएगी। और कई तरह से आप तेजी ला सकते हैं। एक तो आपके पास मस्टर्ड के लिए बड़ा बेल्ट है जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, जो वहाँ पर बड़े कंज्यूमर्स भी है। तो जो हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य हैं जहाँ पर गेहूं चावल की खेती पर ज़्यादा फोकस होता है, तो आप उसमें इंसेंटिव दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए किसानों को, ताकि उत्पादन सरसों का बढ़े। वहीं एमपी में, महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें किसानों को कि यहाँ पर सोयाबीन, मूंगफली, गुजरात में यहाँ पर खेती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा जो उत्पादन हो वो बढ़े। हालांकि पाम तेल के प्लांटेशन में वक्त लगता है, उनमें फसल आने से लेके और पूरे उत्पादन में काफ़ी 5 से 10 साल का लंबा पीरियड होता है, उसकी भी कोशिश हो रही है। लेकिन अब जो नेशनल मिशन एडिबल ऑयल जो अटका पड़ा था ना, डेफिनेटली इस ऐलान के बाद, इंडोनेशिया वाले मामले के बाद डेफिनेटली सरकार इस पर फोकस करेगी और तेजी से काम करेगी, पूरा हमें भरोसा है। पाम ऑयल का ऑल्टरनेट क्या है, और दूसरा ये सवाल मेरा था कि इंडोनेशिया का ऑल्टरनेट क्या है?
इंडोनेशिया का ऑल्टरनेट तो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है मलेशिया। हालांकि वो भी इंडोनेशिया के बराबर नहीं है। इंडोनेशिया 58% पूरे उत्पादन में हिस्सा रखता है दुनिया में, वो सिर्फ 26% के आसपास है। लेकिन मलेशिया आपकी भरपाई कर सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है तो घरेलू उत्पादन पर ही जोर देना होगा। और आपके पास है, आपको यील्ड बढ़ाना होगा। एरिया तो वही है, लेकिन आप अगर यील्ड अगर बेहतर कर ले, अब जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स वगैरह के जरिए अगर यील्ड बढ़ाई जाए, नए नए तरीके दे, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा दे, कि युवाओं में जागरूकता बढ़ाए खेती को लेकर, तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा सिर्फ खेती किसानी तक नहीं होगा, इससे अलाइड इंडस्ट्रीज जो होगी, जुड़ी हुई इंडस्ट्री होगी, उनको भी फ़ायदा होगा। तो एक बढ़िया गेम चेंजर माहौल बन रहा है। अब पूरे ये डेवलपर मार्केट, हम दलहन में तो आत्मनिर्भर हो गए, अब वक्त आ गया है कि हम तिलहन में भी बने। मयंक सर, जो सवाल मैंने विश्वास से पूछा ऑलमोस्ट वही है कि क्या ये जो इंडोनेशिया का जो पूरा वीकेंड का किस्सा रहा एक वेकअप कॉल है? जैसे कि मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्या थोड़ी अब स्पीड जल्दी करनी चाहिए? क्योंकि ग्लोबल माहौल है ना, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, कुछ कुछ होता रहता है, कभी रशिया यूक्रेन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। ऐसे माहौल में थोड़ा सा आत्मनिर्भर जितना रहे उतना बेहतर है। या एक्सपीडिट करना चाहिए, डेफिनेटली आप सही बता रहे हो। पर जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि इट टेक्स टाइम। जैसे आप अगर पाम की आप पाम के पेड़ लगाते हो तो तकरीबन 5 से 10 साल लग जाता है बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सिमिलरली यील्ड बनानी है हमें, एकरेज मोरलेस सेम रहने वाला है, तो यील्ड बढ़ानी है। तो दैट इज अनदर थिंग दैट गवर्नमेंट हैज टू focus on, and they are thankfully focusing. In fact, they are encouraging farmers to get into, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वो लोग encourage कर रहे हैं कि वो oil seeds लगाए, और they are providing the facilities for the same. So going forward, I think वो overnight नहीं होता, it takes time, over a period of time वो होगा। और मेरे हिसाब से I think 5 to 10 years would be a reasonable time. We should be giving to government to ensure that they come up with concrete steps and concrete measures where जहां पर हम आत्मनिर्भर बनना चालू कर दें। सर, मेरा सवाल आपसे था कि जैसे कि हमने विश्वास से बात करी, हमने मयंक से बात करी, आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के हेड हैं, किस तरीके से रिवाइवल हो अब यहाँ पे, किस तरीके से हम और कदम उठाएं कि हम आगे बढ़ सकें इस मामले में? देखिए विश्व मोहन जी, मैं समझता हूँ जो सिल्वर लाइनिंग थी ना, ये 2 दिन का जो सो कॉल्ड बैन था, सिल्वर लाइनिंग ये है कि इससे हम हिंदुस्तान के जितने पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनको डेफिनेटली रातों की नींद और दिन का चैन उनका हराम किया होगा। तो मैं समझता हूँ जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स जो बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ था, वापस मैं समझता हूँ वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा। और अगर होगा तो मैं समझता हूँ आने वाले सालों में अपना डेफिनेटली इंपोर्ट डिपेंडेंस 50% के अंदर जा सकती है, कोई कारण नहीं है। और अगर हम लोगों ने अपने पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों को एनकरेज कर दिया, उनको सूटेबली इंसेंटिवाइज कर दिया, तो कोई कारण नहीं है कि जो व्हीट राइस साइकिल है उसको वो थोड़ा बहुत सनफ्लावर और मस्टर्ड में शिफ्ट कर दें। उनको तो केवल एक आउटलेट चाहिए, हम लोगों को एक अश्योर्ड बाइंग चाहिए उनको, और रियलाइजेशन बेहतर होना चाहिए व्हीट और राइस से। मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान आराम से कर सकता है। तो ये गेम चेंजिंग हो सकते हैं इनिशिएटिव, जो इस पूरे उसमें एपिसोड में ये सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। ओके, यानी सही बात है। अगर ये सही समय है कि आप अपने खाने के तेल की इंडस्ट्री को रिवाइव करें, यहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा दें। अब मयंक जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा आखिर में कि जिस तरह से अगर हम खाने के तेल के अलग अलग विकल्पों की अगर बात करें तो पाम तेल ज़्यादातर आप लोग इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे हिंदुस्तान में, जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं। तो क्या आपके लिए और कौन से ऐसे बेहतर विकल्प होगा इंडस्ट्री को? आप चाहते हैं कि घरेलू बाजार में पाम तेल के अलावा और क्या उत्पादन बढ़ाया जाए जो विकल्प के तौर पर आप उसका इस्तेमाल करें और मार्जिन पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हो? सी करंटली आई थिंक ब्लेंड्स यूज होते हैं, उसके लिए आपको ब्लेंड यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंप्लीटली डू अवे विद दैट। तो आप या तो फिर ब्लेंड्स यूज कर सकते हो, या क्लोजेस्ट पॉसिबल आप सनफ्लावर या उस तरह का कोई ऑयल आप यूज कर सकते हो, या कॉटन सीड या इस तरह का, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। जैसे नमकीन्स और वो सब हो गया तो आप कॉटन सीड भी यूज कर सकते हो।
सनफ्लावर भी यूज कर सकते हो, बट वो फिर महंगे विकल्प हो जाते हैं। क्लोजर या नजदीकी विकल्प अगर हम कोई देखें तो वो कॉटन सीड होता है। बहुत शुक्रिया मयंक सर, अतुल सर और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एक थोड़े से पेचीदा टॉपिक को आसान भाषा में या आसानी समझाने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर लौटेंगे एक विशेष खबर के साथ, एक विशेष बात के साथ। तब तक आप देखिए 18 स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना है।